स्टार्ट करते हैं। अच्छा, डायरेक्ट जो है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में मतलब प्रोपोर्शन का मतलब है दो क्वांटिटीज के दरमियान में जनरल कंपैरिजन देखा जाता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो होगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इंक्रीज करूं एक क्वांटिटी में, तो जो दूसरी क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इफ आई इंक्रीज वन क्वांटिटी देन द अदर क्वांटिटी मस्ट इंक्रीज। करेक्ट। कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल मैं वो शॉप से कोई भी चीज़ खरीदता हूँ लाइक पेंसिल्स, तो अगर मैं क्वांटिटी का मतलब एक पेंसिल लूंगा तो उसकी प्राइस 10 रुपीज़ है, तो अगर मैं 10 पेंसिल्स लूंगा तो उसकी प्राइस क्या होगी, 100 रुपीज़। सो हो रहा क्या है कि एक क्वांटिटी के इंक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। ऐसी प्रोपोर्शन को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये छोटी सी एग्जांपल थी। अब मैथमेटिकली इसमें क्या रिलेशंस बनती हैं, प्रोपोर्शन को इक्वेशन में कैसे चेंज करते हैं और क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, उसको हम देखते हैं। इनवर्स को फिर दोबारा हम पढ़ेंगे जब हम इनवर्स वाले पोर्शन में आएंगे। अभी फिलहाल डायरेक्ट ये याद रखें कि इफ इंक्रीज वन क्वांटिटी द अदर क्वांटिटी शुड इंक्रीज। ठीक है, अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चंस। ये मैंने 5 क्वेश्चंस पेस्ट किए हैं एक ही स्लाइड में। शुरू में मैं आपको मतलब एक एक चीज को समझते हुए जाएंगे कि क्या हो रहा है बेसिकली, इक्वेशंस कैसे बनानी है, या फिर उसके बाद अगर वो सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला की बात करता है वो कैसे करना है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे और फिर आगे उनके क्वेश्चंस करेंगे। और देखिए, m varies directly as the cube of x। ठीक है ना, इसको सबसे पहले लिखना है क्या, m varies directly। डायरेक्टली अगर वेरी करेगी तो सीधा सीधा अगली जो क्वांटिटी आपने उसको लिखना है, m proportional to, which is direct proportional to cube of x। cube of x क्या होता है, x cube। ठीक है, m varies directly cube of x। ठीक है, याद रखिएगा डायरेक्टली में आपने सीधा सीधा अगला वाला वेरिएबल लिखना है जिससे ये वेरी करे। अब सेकंड पार्ट करते हैं, मतलब सारों को पहले प्रोपोर्शंस बनाते हैं फिर उनके नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप सीखते हैं। अच्छा, y is directly proportional to the square root of x minus 3। okay, y directly proportional to the square root of x minus 3। ठीक है जी, इसको लिखेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं, p is directly proportional to q plus 2 whole square। okay, no problem। so p is directly proportional to q plus 2 whole square। शुरू में मैं सारा लिखने का तरीका बता रहा हूँ। ओके, y is directly proportional to the cube root of x plus 3। so y is proportional to the cube root of x plus 3। ठीक है, sometimes you're having a word problem। see a ball falls, ये खुद ही 7 variables देगा। d meter, so he is measuring the distance in terms of d meters in t seconds। okay, d is directly proportional to the square of t। okay, so first I will write only the proportional। d is directly proportional to the square of t। यदि स्क्वायर ऑफ टी का ये मतलब, तो ये फर्स्ट स्टेप होते हैं इनके लिखने के, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं उनके लिखने का ये तरीका। अच्छा, अब प्रोपोर्शनल तो कभी सॉल्व नहीं होता, आगे वो हमें वैल्यूज देगा, कहेगा फलानी फलानी वैल्यू निकालो, ये सॉल्व करो। तो अब नेक्स्ट हमारा टारगेट है, हमने प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वेशंस बना दी। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वेशन बना दी। अब याद रखिएगा कि कभी भी जब प्रोपोर्शनैलिटी वो हटती है, एक मिनट में चेंज कलर, प्रोपोर्शनैलिटी जब हटेगी तो वो हमेशा एक मतलब प्रोपोर्शनैलिटी इक्वालिटी में चेंज होगी। जब भी इक्वेशन उसे बनाएगी तो वो क्या बीच में अपने आप को खत्म करके क्या चीज लाएगी, एक तो इक्वल्स टू लाएगी और साथ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लाएगी। ठीक है, इसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं के से। क्या तस्वीर, सर या सर ये कोर में भी आता है ये नहीं, पूरा? ये कोर में नहीं आता ये वाला टॉपिक।
लेकिन तुम एटलीस्ट सुनो इसे, ताकि अलजेब्रिक की जी सर, कॉन्सेप्ट। मैं लिख भी रही हूँ, बस मैंने हाँ, वैसे पूछा आपसे। नहीं ये कोर में बिल्कुल भी नहीं, प्रोपोर्शनैलिटी स्कोर में नहीं है। So whenever you change the proportional sign into equality sign, तो क्या होगा, इज इक्वल्स टू के हो जाएगा। मतलब प्रोपोर्शनलिटी जब भी चेंज होगा तो इज इक्वल्स टू के अपने साथ ले आएगा, प्रोपोर्शनलिटी जब इक्वालिटी में चेंज होगा तो इक्वल्स टू के ले आएगा। ओके, आई एम चेंजिंग नाउ दिस वर्ड प्रोपोर्शनलिटी इनटू इक्वालिटी। सो देखिए, द फर्स्ट वन विल बिकम m is equals to k और x क्यूब। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी इज इक्वल्स टू k होगा। So y is equals to k root of x minus 3. E is equals to k q plus 2 whole square. Y is equals to k cube root of x plus 3. D is equals to k t square. That's it. ठीक है, ये आपका सेकंड स्टेप हुआ करेगा जब भी क्वेश्चंस आए सॉल्व करने के लिए इसके रेलेवेंस। ठीक है जी। अब वो नेक्स्ट आपको ना, मोस्ट ऑफ द टाइम आगे जब हम क्वेश्चन देखेंगे, द नेक्स्ट थिंग विल बी ही विल गिव यू बोथ ऑफ द क्वांटिटीज। अब यहाँ क्वेश्चन में मैंने वो पेस्ट किया हुआ है, देखिए वो कहेगा m इज इक्वल्स टू 200 एंड x इज इक्वल्स टू 2। ही विल प्रोवाइड यू बोथ ऑफ द क्वांटिटीज। देखिए m भी यहाँ पे अननोन था वेरिएबल और x भी था अननोन वेरिएबल, दोनों हमने उसे दे दिए। अब वो देने का क्या मकसद है, ताकि आप k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, जब भी ये क्वेश्चन आएंगे हमेशा आपके पास जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे होंगे उनकी वैल्यूज आपको वो दे देगा। ठीक है, अब जरा पहले में देखें, यू जस्ट नीड टू प्लग इन द वैल्यूज एंड गेट द वैल्यूज ऑफ के। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, m की जगह 200 डाला, k एज इट इज है, और x की जगह 2 डाला और क्यूब कर दिया। ठीक है, सो 200 इज इक्वल्स टू k 2 क्यूब इज 8, और 8 5 जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट स्टेप कर, 200 divided by 8. That will give you the value of k for this question. So the constant of proportionality, अगर वो कहे कि find out the constant of proportionality, so he's talking about this k. This is the constant of proportionality. So आपके पास constant of proportionality होगा 200 over 8. ठीक है, या सिंप्लीफाई कर लें, जो भी आपने करना है उस हिसाब से सिंप्लीफाई करके भी आंसर दे सकते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ क्या। ठीक है, so he will provide you both variable values y to find out the value of k। ठीक है जी, सेम इज द केस, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि हमें पता चले, ये थोड़ा फ्रैक्शन वाला है इसको कर लेते हैं। देखिए, x की जगह आप 5 डालें, y की जगह आप 2/3 डालें, ये इक्वेशन बनी हुई थी मेरे पास। तो y की जगह मैंने डाला 2/3। ठीक है, 2/3 इज इक्वल्स टू k, एंड x की जगह मैं डालूंगा 5। ठीक है, रूट ऑफ 5 प्लस 3 क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस 3। 2/3 इज इक्वल्स टू k। 5 प्लस 3 होता है 8, 8 का क्यूब रूट होता है 2। ठीक है, you can use the calculator as well। okay, now this 2 and this 2 will cancel out। ऑलराइट, जब दोनों साइड पे 2 मल्टीप्लाई हो रहे हो तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, या मैं आपको करके भी बता देता हूँ, ये ना आप कंफ्यूज हो जाए। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। यही बात है ना, यहाँ से नीचे आ जाएगा। So now this 2 and this 2 will cancel out. So you'll get the value of k, which is 1/3। So in this question, according to these values, your value of k is 1/3। ठीक है, आई एम नॉट सॉल्विंग द अदर पार्ट्स, इतना ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है, जस्ट आई एम गिविंग यू सम ऑफ द, बता रहा हूँ कि क्या स्टेप्स होने चाहिए, कि क्या टेक्निक्स होती हैं जिस तरीके से हमें करना है। अच्छा, अब इसके बाद वो पूछ सकता था कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी निकालें, वो भी हम लोगों ने निकाल ली। अब वो पूछ सकता है कि आप इक्वेशन बना के मुझे बताएं। यू नीड टू राइट डाउन द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m एंड x। ठीक है, विल आस्क यू टू राइट डाउन द इक्वेशन। मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, राइट एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m एंड x। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात कर। अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे, सीधा सीधा जो k की वैल्यू है वो आप सब्स्टिट्यूट कर दें, ये जो आपकी ये इक्वेशन बनी हुई बस। So what you will write, you need to write down the equation
So let me change the color. That would be m is equals to 200 over 8 और साथ आप लिखते हैं x. That's it. This is the equation in terms of m and x. ठीक है, you just have to plug in the value of k, तो आपके पास इक्वेशन प्रॉपर बन जाएगी. ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम टिल दिस पॉइंट? अच्छा, ये तो सारे बेसिक्स थे कि भाई किस तरह से सॉल्व करना है. अब वो अननोन वेरिएबल्स हमें देगा, जो मतलब अननोन क्वांटिटीज देगा जिससे हमने सॉल्व करना है. ठीक है, समटाइम्स द क्वांटिटीज आर इन द टेबल एज वेल. अच्छा, यहाँ पे अब आप देखें, अब इस क्वेश्चन को सही प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ताकि आपको सारी समझे. अच्छा, ई सेइंग गिवन दैट p is directly proportional to q, find the value of r. उसने कहा p directly proportional है q के, you need to find out the value of r. Okay, p directly proportional to q, p is equals to kq. नाउ ये देखें, टेबल में हमेशा दो वैल्यूज गिवन होंगी, p की भी वैल्यू गिवन है और q की भी रिस्पेक्टिव वैल्यू गिवन है. सो द वैल्यू ऑफ p इज 27 इक्वल्स टू k 9. k की वैल्यू आ जाएगी 27 over 9. The value of k will be 3. ठीक है, now it's saying find out the value of r. So मैं इस वाली इक्वेशन को अपना पूरी इक्वेशन बना देता हूँ. So p is equals to, I need to plug in the value of k, which is 3. ये मेरे पास अब इक्वेशन बन गई है. अब जो कुछ फाइंड करना है, जो भी आगे मुझे कहेगा अननोन, मैं उस हिसाब से उनकी वेरिएबल्स की वैल्यूज डालूंगा. नाउ ही गिव अस द वैल्यू ऑफ p, बट ही सेड दैट q की वैल्यू बन गई है r, तो आपने r निकालना है. ओके, सो मैं p की जगह p की वैल्यू डालूंगा और q की जगह r डालूंगा. So that will be 11. So the value of r will be 11. ठीक है, this is how we need to solve the question. Any problem with anyone? No issues? Okay. अच्छा, अब थोड़ी से जरा ना क्वेश्चंस, मतलब मैं वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जा रहा हूँ, वहां पे थोड़ा सा जरा आप लोगों ने गौर करना है. अच्छा देखिए, m is directly proportional to lq. How many times larger is m when l is multiplied by 2? Okay, देखिए m है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल क्यू, मतलब m बन जाएगा क्या, इज इक्वल्स टू के एल क्यू. अब वो कह रहे हैं कितने टाइम्स m बड़ा हो जाएगा. ठीक है, कितने टाइम्स m बड़ा हो जाएगा अगर मैं l को मल्टीप्लाई करूं 2 से. ओके, अगर मैं l को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, 2l, 2 टाइम्स l हो जाएगा ना. नाउ आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 2l इन दिस l, क्योंकि l की अब मैंने नई वैल्यू इसमें रखनी है, which is double of the value of n. Alright, and I don't know the value of n. तो मैं क्या कर रहा हूँ, l की जगह I will substitute m. ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. ओके, नाउ आई एम सॉल्विंग इट. m is equals to k, 2 का क्यूब होता है 8 और l का क्यूब होता है l क्यूब. 8 को पीछे ले आते हैं, k l क्यूब. अब देखिए, इस इक्वेशन में l सिंगल था ना, जो जनरल था. अब यहाँ पे मैंने सिर्फ l को डबल किया है, जो उसने कहा है कि m कितने टाइम्स बड़ा हो जाएगा, तो मैंने l को डबल कर दिया और फिर इम्पैक्ट देखा, m कितने टाइम्स हो जाएगा जी. ये देखिए, m विल बी इक्वल्स टू 8 टाइम्स बिगर. ये देखें 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है. शुरू में जब l सिंगल था तो यहाँ k के पीछे क्या था, 1 टाइम्स. अब l डबल हो गया, तो पूरी इक्वेशन में मैंने पुट करके देखा कि भाई पीछे क्या नंबर आएगा, दैट विल बी 8. Now m will be 8 times bigger. ठीक है, this will be the answer, 8 times bigger. Any problem with anyone?
अच्छा, ये भी अब एक क्वेश्चन था एडेक्सल से, लेकिन इट्स काइंड ऑफ लाइक गुड फॉर प्रैक्टिस। x is proportional to under root y। proportional to under root y like का मतलब है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब अगर यूज करें सिर्फ और सिर्फ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करें। सो x is proportional to under root of y, where y is not is greater than 0। ओके फाइन। y अगर, मैं ये कहता हूँ हमेशा जो ये चीजें लिखी हुई होती हैं ये जरूरी होती है, क्योंकि अगर y लेस देन 0 हुआ तो नेगेटिव की बात आएगी, और अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आप पुट करेंगे तो वो आपको इन्फिनिटी आंसर दे देगा, मतलब वो मैथ एरर दे देगा, आंसर ही नहीं होगा उसके पास, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता वो नंबर। अच्छा, नाउ x is proportional to under root y। अगर if y is increased by 44%, y जो है वो 44% इंक्रीज कर गया, वर्क आउट द परसेंटेज इंक्रीज इन x। ओके, हमने बताना है कि x में कितना इंक्रीज आया, कितने परसेंट इंक्रीज आया। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे जरा बताएं, अगर y 44% इंक्रीज कर जाता है तो न्यू वैल्यू ऑफ y विल बी व्हाट। देखिए, 44% इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज हम कैसे निकालते थे? हम कहते थे कि उसका मतलब 144% ऑफ y ले लिया, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई फाइनल वैल्यू ऑफ y के आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 44%, अगर परसेंटेज का आपको याद हो। यही बात है ना, 144% ऑफ y ले लेते थे हम। अब 144% ऑफ y क्या होता है? 144 ओवर 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन एंड y, so it would be 1.44y। Now the new value of y after an increase of 44% will be this one। ठीक है। Now I will substitute this value in my first, I will make the equation। Now I will substitute the value x is equals to k under root 1.44y। ठीक है, नई वैल्यू मैंने डाली ताकि मुझे पता चले कि x कितना इंक्रीज करेगा। ठीक है, हाउ मच परसेंट x विल इंक्रीज। ओके, अब जरा इसको अंडर रूट 1.44 को सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको आप इस तरह लिख लें कि अंडर रूट 1.44 सेपरेट कर लें, के अंडर रूट वाई सेपरेट कर, ताकि ये जो मेन इक्वेशन है ये तो साथ रहे ना, बाकी हमें पता चले कि अगर y की वैल्यू हमने चेंज की है तो उस चेंजिंग से x में क्या फर्क आ रहा है। ठीक है, जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में हमने की थी। नाउ x will be equals to root of 1.44 k under root y। So root of 1.44 that will be equals to 1.2। So इस इक्वेशन को अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, 1 x is equals to 1.2 और k under root y। सर, जी जी, ये आपने अलग क्यों किए? ताकि ये सेम रहे ना, मतलब ये वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन का पैटर्न सेम रहे। मैंने तो सिर्फ चेंज निकालना है ना कि मतलब y की नई वैल्यू पुट करने से पूरी इक्वेशन में चेंज क्या आया। तो जब इक्वेशन में चेंज मैंने देखना है तो मुझे इक्वेशन को सेम ही रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने 1.4 ये पूरा लिखा हुआ था ना, 1.44 और y दोनों अंडर रूट में थे, तो मैंने इनको स्प्लिट कर दिया, 1.44 इनटू अंडर रूट y करके कर दिया। अब इससे फर्क ये अच्छा, तो पड़ेगा कि ये जो, y के साथ के क्यों लगाया है? कहाँ पे y के बाद के लगाया, ये के इधर ही जहाँ पे आप, हाँ ये वाला। केस पीछे लगा है, y तो बाद में है। अच्छा सही है। ये चीज तुमने हमेशा बनानी है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने देखो के एल क्यूब को बनाया, सेपरेट किया था ना, बीच में से ये 8 वाली कहानी निकाली, क्यों? क्योंकि मेन इक्वेशन के एल क्यूब के फॉर्मेट में है। समझ आ रही है? सही सही। अब जी यहाँ जी। पे भी के अंडर रूट वाई है, तो मैंने इक्वेशन को के अंडर रूट वाई के फॉर्मेट में करना है, यहाँ जो मर्जी वर्ड नंबर आए। ठीक है। ठीक है, चलो ओके। अब क्या, सो 1.44 का अगर अंडर रूट लें तो 1.2 आ रहा है।
अब इसका मतलब है कि x इज इंक्रीज्ड बाय 1.2। 1.2 में आप परसेंटेज निकाल सकते हैं कि 1.2 में कितना इंक्रीज हुआ है। देखिए 1.44 आया था जब 44% इंक्रीज हुआ था। 1.2 का आप लोग क्या समझते हैं कितने परसेंट इंक्रीज हुआ होगा x? एनीवन? बड़ा सिंपल सा है। यहाँ से देखो 144% 1.44 बन रहा है। व्हाट अबाउट 1.2? ये कितने परसेंट इंक्रीज बन रहा होगा? देखो 1 तो रिप्रेजेंट करे 100% को। x 100% से तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं है अभी, वो तो 100% पे है। ये जो 0.2 है ये मैं बताएगा कि इंक्रीज कितना आया है, 100 से कितना ऊपर बढ़ा है। तो 0.2 क्या बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करें आप तो 20%। तो इसका मतलब है कि x विल बी इंक्रीज्ड बाय 20%। यहाँ देखो 44% था ना, 44% का 144% ऑफ y लिया तो क्या बन रहा है 1.44। 1 तो रिप्रेजेंट कर रहा है उस 100% को जो हम लोगों ने ऑलरेडी मेन नंबर था। ठीक है जी, y था ही 100% लेकिन हमने उसे इंक्रीज कर दिया 44%, तो मजबूरन फिर 144% लिखना पड़ा। तो 1 जो यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है ये 100% को कर रहा है। कितना इंक्रीज आ रहा है 0.44। तो 0.44 परसेंटेज में कितना था 44%। यहाँ पे हमारे पास है 1.2। तो 1 तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 100% को स्ट्रेट अवे। व्हाट अबाउट 0.2? 0.2 कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 20%। इसका मतलब है कि अगर 1.2 है तो इसका मतलब है कि 20% इंक्रीज आई है एक्स की वैल्यू। ठीक है, सो एक्स विल बी इंक्रीज बाय 20%। आई होप थिंग्स आर क्लियर। कोई मसला परेशानी है तो मुझे बताएं। सर ये 1.44 जो हमें पता चला कि 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इससे हमने ऊपर से देख के बताया है इधर से ऊपर से कि 44% इंक्रीज आया है। एग्जैक्टली ना, y is increased by 44%। तो इसका मतलब है कि नई वैल्यू ऑफ y विल बी व्हाट 144 into y। देखो जब भी इंक्रीज करते थे हम किसी सर्टेन परसेंटेज से तो उसको क्या करते थे 100 में परसेंट ऐड कर देते थे और फिर टोटल में मल्टीप्लाई कर देते थे y के साथ या जो भी नंबर था। मैं एक जनरल एग्जांपल यहाँ देता हूँ। मैं कहता हूँ इंक्रीज इंक्रीज 10%, सॉरी इंक्रीज 80, एक चीज है 80 रुपीज की बाय 10%। आप 80% को इंक्रीज करो 10%, तो व्हाट यू विल डू, you will straight away find 110% of 80। बात खत्म, you'll get the answer। सेम इज द केस हियर। अब यहाँ पे 80 नहीं लिखा हुआ है, कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, वेरिएबल लिखा हुआ है, तो कोई मसला नहीं, मैं वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। बट इंक्रीज करना तो मुझे आना चाहिए ना। अगर 44% कह रहे हैं तो आई नो दैट इट इज 144% ऑफ वाई। ठीक है, यस सर। okay। अच्छा, अब इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में चलते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी की कुछ स्टार्टिंग से हुई जो मैं बताता हूँ। जब मैंने कहा था एक क्वांटिटी इंक्रीज करी है दूसरी भी इंक्रीज करी। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी वो चीज है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करे तो दूसरी क्या करेगी डिक्रीज करेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू पीपल आर फिलिंग अप द स्विमिंग पूल। एक स्विमिंग पूल है और आप उसे फिल करने की कोशिश कर रहे हैं और आपने स्विमिंग पूल में एक ही ये टैप सा था जिससे पानी आप अंदर उससे फेंक रहे। ठीक है, अब काफी मतलब देर होगी और स्विमिंग पूल जो है बनने में टाइम ले रहा है। आपने क्या किया कि यू इंक्रीज द नंबर ऑफ टैप्स। आपने पाइप लेकर आए इधर उधर से, चार पांच और टैप से पाइप लाके एक पाइप यहाँ पे फेंका, दूसरा पाइप वहां से फेंका, तीसरा यहाँ से यहाँ से। नाउ द यू इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ टैप्स टू फिल अप द स्विमिंग पूल।
अब टाइम ज्यादा लगेगा स्विमिंग पूल को फिल होने में या कम लगेगा? ऑब्वियसली कम लगेगा क्योंकि टैप्स ज्यादा हो गए, पानी ज्यादा जगह से आ रहा है। सो नाउ दो क्वांटिटीज थी, एक थी नंबर ऑफ टैप्स जिससे आप स्विमिंग पूल फिल कर रहे थे, और दूसरी क्वांटिटी थी टाइम टू फिल अप द पूल। अब देखें, इफ आई इंक्रीज द नंबर ऑफ टैप्स और इफ आई इंक्रीज द नंबर ऑफ वेज के पानी ज्यादा आए उसमें से, तो टाइम क्या होगा? टाइम विल बी लेस, कम हो जाएगा फिलअप करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज लाइक अ बेसिक एग्जांपल ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। If you increase one quantity, the other quantity will be decreased. ठीक है, डायरेक्ट में तो ये था कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है x is directly proportional to y, तो आप स्ट्रेट अवे लिख देते थे। बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल में योर प्रोपोर्शनल साइन विल बी बिल्कुल सेम एज इट इज, x is proportional to, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आपने रेसिप्रोकल लेके लिखना होगा। मतलब ये स्टेटमेंट बता रही है x is inversely proportional to y. So I need to write like this. And this is saying directly proportional to y. Proportional to y. ठीक है, these are the difference. Inversely में reciprocate हो जाता है, 1/something के फॉर्मेट पे आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो दो ही मैंने लिखे क्योंकि पीछे से ऑलरेडी हमारी थोड़ी बहुत बेस बन चुकी है डायरेक्टली में, तो यहाँ पे इजी हो जाएगा। Now the see the force of attraction F. See these are the variables he will give you. ये पेपर 4 का क्वेश्चन है हमारा। The force of attraction F newtons. So you have to take F straight away between two magnets is inversely proportional to the square of distance. और D का भी variable दे दिया। So you need to write F is inversely proportional to the square of distance. Got it? This is how you need to write the inverse proportion. Now the next step will be again proportionality हटा के इक्वालिटी लगाएंगे तो वही चीज आएगी 1/d², और ये आपका बन जाएगा f इज इक्वल्स टू k वनजा k/d²। ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। अब हमेशा वो आपको दो वैल्यूज जो भी वेरिएबल होंगे इसमें इन्वॉल्व, वो आपको वो वैल्यू दे देगा टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। सो यहाँ पे आप f डाल दें इस इक्वेशन में, 48 इज इक्वल्स टू k/d क्या था 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, now the value of k will be 48 into 1.5 square। ये आपके पास आंसर आ चुका k की वैल्यू। ठीक है जी, इसको मैं जल्दी से फाइंड आउट कर देता हूँ ताकि मैं आपको लिख के भी बता दूँ कि 108 आ रहे हैं मेरे पास 10। ठीक है, अब अगर इक्वेशन लिखनी हो, ये तो k निकला है ना, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी निकला है। इक्वेशन लिखनी हो तो f इज इक्वल्स टू 108/d²। ये इक्वेशन होगी, याद रखिएगा। अक्सर वो इक्वेशन पूछता है, फाइंड आउट एन इक्वेशन कनेक्टिंग f एंड d। सो यू नीड टू राइट लाइक दिस। अगर ये नहीं लिखा, k की वैल्यू निकाल के नहीं लिखी, तो मार्क्स नहीं मिले। ठीक है जी, आई एम सॉल्विंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। z is inversely proportional to the square of y minus 2। z inversely proportional z will be inversely proportional square of y minus 2, square of y inversely proportional to y minus 2 whole square. Now z will be equals to k over y minus 2 whole square. ठीक है, now the value of y is 5 and z is 9। so आपके पास क्या होगा, z की वैल्यू आ जाएगी 9 और y की वैल्यू होगी आपके पास 5 ये आपके पास होगा 9 equals to k 3 square which is 9 multiply हो जाएगा इस तरह। Now, if he asked you to write down the equation would be z is equals to 81 over y minus 2 whole square. ठीक है जी, any problem with anyone?
इनवर्सली प्रोपोर्शनल में इस तरीके से सॉल्विंग होती है। ओके, आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये भी वही तरीकेकार है, आप लोग कर लेंगे इंशाल्लाह। ये ट्राई कीजिएगा, अभी वीडियो बन रही है इसकी, जब देख रहे होंगे तो ये सॉल्व कीजिएगा। हम लोग क्वेश्चंस पे जाते हैं। Now the question is, y is inversely proportional to the square root of x. Find the value of c and the value of d. So I'm only finding out the value of d, okay? C is your homework. So y is inversely proportional to the square root of x. So y is inversely proportional to the square root of x. Y is equals to k over under root x. Now, here we are having both values, 4 and 3. So y की 3 है and k की, x की 4 है. So it will be k is equals to 3 times 2. Under root 4 will be 2 और वो जाके multiply हो जाएगा वहाँ पे. So the value of k will be 6. Okay, now the equation will become y is equals to 6 over under root x. ठीक है, मैं ये वाला पार्ट सॉल्व करूँ. We need to find out the value of d. So d किसका वैल्यू है? x का, और y क्या है? 0.6. अपनी इक्वेशन में प्लग इन करें, y में करें 0.6 और इसमें कर दें d. ठीक है जी, d यहाँ पे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 ओवर अंडर रूट 6. ये इधर आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा. Now under root d will be equals to, I think so, 10 बनता है. Wrong. 6 divided by 6. Yeah, it is 10. ठीक है. Now I need the value of d, not under root d. So I will squaring both sides. D is equals to 100. ठीक है जी. The value of d will be 100. Got it? Any problem with this part? Okay. Yeah, this is one of the tricky one. Okay. Complete the sentence below describing the relationship between x and y. उसने values दे दिए x and y. वो कह रहे y is inversely proportional to what? To what of x? ठीक है, y is inversely proportional to what of x? अब हमने बेसिकली y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऊपर k और नीचे अब x को बताना होगा कि स्क्वायर ऑफ x, अंडर रूट ऑफ x, क्यूब ऑफ x, whatever the thing of x. अब वो हमने जनरेट करना है. तो वो कैसे हम जनरेट करेंगे? देखिए, जो भी मैं x लूंगा, हिट एंड ट्रायल मेथड में कर रहा हूँ. whatever x I will take here, k की वैल्यू दोनों में सेम होनी चाहिए. ठीक है, लाइक आई विल गिव यू एग्जांपल. मैं यहाँ पे सीधा सीधा x लिखता हूँ. अब अगर y पुट करूँ तो y is 25. अभी सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ. y 25, के नीचे क्या था? x था. x क्या है? 2. 2 इंटू 25 कितना होगा? 50. अब दूसरे में देखते हैं कि k वाकई ये आ रहा है. y is equals to k over x. y क्या था? 10. और k के नीचे x क्या था? 1. k तो 10 आ रहा है. तो ये रॉन्ग हो. इसका मतलब है कि इसके नीचे x नहीं है. ठीक है, तो इसलिए हमें अब डिफरेंट चीजें देखनी पड़ेंगी कि क्या होना हो सकता है. व्हाट इफ अगर स्क्वायर डाल दें हम लोग, k over x स्क्वायर, ये भी जरा ट्राई करके देखते हैं. y is inversely proportional to the square of x. तो y क्या होगा जी? 25. k over x क्या था? 2. 2 का स्क्वायर. ये बनेगा मेरे पास जी 25 into 4 is equals to k, और k will be equals to 100. Okay, now we will see the next one. y था हमारे पास. यार ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने वैसे गलत किया है. यहाँ पे x 10 है और y 1 है. People are माशाल्लाह very attentive. This is 1 and this is 10. आंसर 10 ही आएगा, बट थोड़ा सा जरा अगर मेरे से गलती रहती है तो आप लोग जरा अटेंटिव रहा करें. ओके, यहाँ पे k 100 आ रहा है. अब मैं इसी में ही सेकंड वैल्यूज पुट करता हूँ. सो y 1 है
और k over x will be 10 का स्क्वायर आ गया जी 1 over sorry सर yeah जब के बराबर नहीं होगा तब तक हम डिफरेंट वैल्यूज वगैरह डाल के देखते रहेंगे क्या? yes exactly सर, so 1 is equals to k over 100 and then k is equals to now see in both of the values जो ये दोनों वैल्यूज थी हमारे पास इन दोनों में k क्या आ रहा है सेम आ रहा है उसका क्या मतलब होगा y is inversely proportional to the square of x square of x ठीक है जी this is how you need to solve the question any problem okay okay y is inversely proportional to x when x is equals to this y is equals to t find an expression of y in terms of t when x equals to 3 okay no problem यहाँ तक तुम्हारा वही सिलसिला जरा करते हैं y मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इज इक्वल्स टू k ओवर x सो y t था और x क्या था 2 k की वैल्यू क्या आई 2t इक्वेशन क्या बनेगी जरा गौर कीजिएगा t will be equals to 2t over सॉरी t over x ठीक है इक्वेशन ये बनेगी यहाँ पे मैंने डाली k की जगह 2t डाल ठीक है now he's saying find an expression for y in terms of t when x equals to 3 okay now हमने मैंने t की एक्सप्रेशन फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर y in terms of t y को मैंने निकालना है in terms of t ये y लिखना है it's not t इस इक्वेशन में आपने सिर्फ k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है so y आपने as it is लिखना है k will be 2t over x ठीक है now you need to substitute these values you need to find out the expression of y in terms of t for x equals to 3 ये आंसर है आपके पास so the value of y is 2t over 3 in terms of t हमने find करना था वाह क्या बात होती the very first thing is you need to find out the value of k जरूरी है इधर ठीक है k की वैल्यू जो पहले आपके पास वैल्यूज थी उसकी अकॉर्डिंगली आपने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और फिर उसे सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन में जो मेन इक्वेशन थी मेरे पास k की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें आपके पास इक्वेशन आ जाएगी और फिर उसके बाद जो है ना आपके पास वेरिएबल आ जाएगा ठीक है we need to find the expression of y in terms of t so y is equals to 2t over 3 ठीक है जी any problem with anyone now the next question is y is inversely proportional to the square of x when y is equals to 4 sorry when x is equals to 4 y is equals to 10 find the value of y when x is equals to 10 okay वही सारा scenario होगा y is inversely proportional to the square of x so y is inversely proportional to the square of x ठीक है इसको आप इक्वेशन में करेंगे y is equals to k over x square ये जो दो वैल्यूज हैं इनसे हम k फाइंड आउट कर लेंगे तो y था 10 और k क्या था जी हमारे पास सॉरी x था 4 स्क्वायर सो ये आपके पास बन जाएगा 10 टाइम्स 16 ठीक है 4 स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा था मल्टीप्लाई कर दिया मतलब k is equals to 160 now my equation will become y is equals to 160 over x square अब ये चीज हमें फाइंड करनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ y when x is equals to 10 so simple y is equals to 160 x को 10 आप पुट करें 10 squared which is 100 so 160 over 100 that will be 1.6 this will be my answer okay now the b part describe the effect on y when x is halved y पे क्या फर्क पड़ेगा जब x क्या हो जाए हाफ हो जाए तो ये मैंने वही तरीका बताया था कि आपने मेन इक्वेशन में देखिए हमारे पास मेन इक्वेशन है y is equals to k
ओवर एक्स स्क्वायर। अब x को हाफ कर देता हूँ, y इज इक्वल्स टू, बनानी आखिर में हमने मेन इक्वेशन ली है, जो भी साथ कोएफिशिएंट होगा वो हम साइड पे ले जाएंगे। तो y इज इक्वल्स टू 1/2 x, ठीक है, मतलब होल स्क्वायर। x की जगह मैंने 1/2 x डाल दिया, हाफ कर दिया x को। ये अब होगा y इज इक्वल्स टू k ओवर 1/4 x स्क्वायर, ठीक है जी। अब इस 1/4 को मेन इधर साइड पे लेकर आना है, ठीक है। तो आपको मैं थोड़ा सा इलैबोरेटली बताता हूँ। 1/4 को मैं लिख रहा हूँ 1 डिवाइडेड बाय 1/4, ठीक है। और ये k ओवर एक्स स्क्वायर आपका सेपरेट है, क्योंकि ये तो हमने रखना ही रखना, सिर्फ हमने इस कोएफिशिएंट में देखना है कि y पे फर्क क्या पड़ रहा है। ओके जी, नाउ 1/4 विल बिकम 1 डिवाइडेड बाय 1/4 एंड ये बनेगा k ओवर एक्स स्क्वायर, ये तो सेपरेट है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1, ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा 4/1, आंसर आ जाएगा 4 k ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। ना y will become 4 times, ठीक है, अगर x हाफ होगा तो y becomes 4 times, ठीक है जी। तो ये कोएफिशिएंट आपने साथ लेकर आना है, जब कभी भी वो ऐसे क्वेश्चन दे दे तो आपने ये चीज सेम रखनी है। सिर्फ ये जो सेपरेटली हमारे पास नंबर्स की गेम सारी चल रही है यहाँ पे, ये सेपरेटली आपने डील करनी है, ताकि हमें पता चले कि आखिर में क्या है। अगर यहाँ लिखा होता है y इज इक्वल्स टू 1/4 फॉर एग्जांपल, तो आप कहते हैं y बिकम्स 1/4 टाइम्स, ठीक है। सिर्फ जो नंबर है वो लिख के तो आपने आगे उसको बता देना कि कितना y हो। ओके जी, now p is inversely proportional to q. It is known that p is equals to 15 for a particular value of q. अच्छा, उसने p की जनरल वैल्यू दे दी 15, जब q की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू थी, we don't know that value. Write down the value of p when this value of q is doubled. ओके, वो कह रहे हैं अगर q की ये जो पर्टिकुलर वैल्यू थी इसको अगर डबल कर दूं तो p की वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा, या p की वैल्यू क्या हो। देखिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में एक ट्रेंड तो आपको लाजमन जहन में होना चाहिए कि अगर एक वैल्यू में इंक्रीज कर रहा हूँ तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। इफ आई एम इंक्रीजिंग वन वैल्यू द अदर वैल्यू विल बी डिक्रीज्ड। अब हमें q की वैल्यू पता ही नहीं है कि क्या है, लेकिन उसने कहा कि q को मैं डबल करूं। डबल करने का क्या मतलब, q को मैं बढ़ा रहा हूं, इसलिए लाजमी ज़हन में रखिएगा कि p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट भी इसके सॉल्व करने का तरीका है, मैं थोड़ा सा जरा एलैबोरेटली से सॉल्व करता हूँ। इक्वेशन में आता है p इज इक्वल्स टू k ओवर q, ठीक है। हम k की वैल्यू निकालते हैं कि क्या आ रही है, और फिर आखिर में हम वो सारा कुछ सब्स्टिट्यूट करके p की वैल्यू निकालें। p 15 था अभी, k अननोन है, और q डेफिनेटली q ही है, हमें पता ही नहीं पर्टिकुलर वैल्यू q क्या। तो k की वैल्यू होगी 15 इंटू q, q वहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो 15 इंटू q, ठीक है जी। अब इक्वेशन बनाए p इज इक्वल्स टू, k की जगह उसकी वैल्यू डाल रहा हूँ मैं 15 q over q. Now in the second scenario, what will happen? The value of q is doubled. Okay, ये second scenario में q है, ये double हो गया. So p is equals to 15q. So instead of writing a single q, we will write a double q. Okay, 2 times q. Now what will happen? q will cancel q. So 15 over 2 will be 7 over 5. इसका मतलब है कि the value of p will be halved. इधर देखें जरा, q को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो p की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। So if we double the value of q, the value of p becomes halved or 7.5. 15 थी ना, divided by 2 that will be 7.5.